नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन से पहले पार्टी के प्रत्याशियों और पार्टी की जीत के लिए गुरुद्वारे में अरदास की थी। वहीं पूरा दिन डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद देर शाम हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अंबाला के प्रसिद्ध गुरुद्वारे साहिब बादशाही बाग में शीश झुकाने के लिए पहुंची। यहां पर सिख संगत ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। वहीं शक्ति रानी शर्मा ने एक बार फिर पार्टी की जीत की अरदास गुरुद्वारे में पहुंचकर मांगी। वहीं अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा का मैराथन प्रचार जारी है। नामांकन के बाद मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा एक बार फिर से अपने डोर टू डोर कैंपेन में जुट गई हैं। शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला शहर के बलदेव नगर, वाल्मीकि बस्ती और कामला गांव में जाकर डोर टू डोर संपर्क किया और सिलेंडर का बटन दबाने का आग्रह किया। हम अंबाला के मनमोहन नगर इलाके में मौजूद हैं और हरियाणा जनचेतना पार्टी बी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जो है अपने प्रचार में है, साथ ही साथ अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर वो प्रचार कर रही हैं और साथ ही साथ खुद के लिए भी। और तमाम वो चीजें, तमाम वो बातें हैं, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनता के बीच में लगातार पार्टी की ओर से जाया जा रहा है। ऐसे में कैंपेन को जो है एक रफ्तार मिली है क्योंकि आज नामांकन जो है वो हुआ है। नामांकन दर्ज होने के बाद जो है इलाके में अब जो है वो प्रचार का दौर जो है वो तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अब डोर टू डोर कैंपेन जो है मनमोहन नगर इलाके में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी जन समर्थन जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी बी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को मिलता हुआ। और ऐसे में लगातार पार्टी के मुद्दे, पार्टी जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है अपने प्रचार के माध्यम से। ऐसे में लोगों से डोर टू डोर जाकर मिलकर जो है वो प्रचार किया जा रहा है। और अब जो है अगर बात करें तो चुनावी जो दंगल है वो पूरी तरह से अगर बात करें तो उसमें तेजी देखी जा सकती है क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। नामांकन दाखिल कर लिए गए हैं और ऐसे में अब जो है चुनाव का प्रचार जो है वो तेजी पकड़ता हुआ और डोर टू डोर कैंपेन जो है उसको हरियाणा जनचेतना पार्टी बी की उम्मीदवार, मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा न केवल अपने लिए बल्कि पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए भी लगातार वोट की अपील यहां पर करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारी जन समर्थन जो है उनको उनके इस प्रचार के दौरान लोगों से मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अंबाला। और अब बात करेंगे रोहतक की। महम चौबीसी के भैणी सुरजन गांव के किसानों ने दिल्ली टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया है। किसान अपने साथ लाखों रुपए का राशन लेकर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती है तब तक वो वहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन 2024 के चुनाव तक जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि आंदोलन कर रहे किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही भैणी सुरजन के किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और मैं दिल्ली बॉर्डर पर जहां किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे किसानों की भी कमी नहीं है जो परंपरागत गेहूं, धान, मक्की, बाजरा की खेती छोड़कर विभिन्न किस्म के फूलों और ऑर्गेनिक अमरूद के बाग लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां किसान 3 कृषि बिलों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो परंपरागत खेती छोड़कर एक लक्ष्य अपनी खेती भी कर रहे हैं और अपनी जो इनकम है वो कई गुना बढ़ा चुके हैं। यमुनानगर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ब्रजेश व डॉक्टर कृष्णलाल ने गांव करेड़ा में अपनी जो परंपरागत खेती थी, गेहूँ, धान, गन्ना इत्यादि बेचते थे, जिसमें उन्हें बहुत कम प्रॉफिट होता था। उसको छोड़कर उन्होंने फूलों व अन्य खेती, बागवानी, अमरूदों की बाग लगाने, इस तरह के कार्य शुरू किए हैं, जिससे उनका जो कारोबार है वो काफ़ी बढ़ गया है और जो मुनाफा भी कई गुना हो चुका है। जानकारी देते हुए इंजीनियर ब्रजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने 2016 में पोली हाउस की खेती की शुरुआत की, जिसमें 65% तक की जो सब्सिडी मिली
जिससे सबसे ज़्यादा पहले खीरे से अच्छा मुनाफा कमाया, फिर उसके बाद फूलों की खेती की जिसमें गुलाब, गेंदा, जरबेरा, गुलदावरी आदि लगाए। इसके अलावा 1 एकड़ में अमरूद, नींबू की खेती की, उनके बाग को लगाया। अमरूद 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक बिका। उन्होंने बताया कि इस समय वह 3 एकड़ में पॉली हाउस, 2 एकड़ में ओपन फूलों की खेती व 1 एकड़ में बाग लगाया हुआ है। ब्रजेश का कहना है कि फूलों की खेती नाजुक होती है, इसका ध्यान रखना अधिक जरूरी है, लेकिन आम जो खेती है उससे ज़्यादा इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो किसान है वो अपनी परंपरागत खेती छोड़कर यदि चेंज में आते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उनको इनकम भी ज़्यादा होगी और उनकी मार्केट भी बढ़ेगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और एक तरफ जहां किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो परंपरागत खेती को छोड़कर अलग तरह की फसलें उगा रहे हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ जहां किसान सड़कों पर हैं और दिल्ली को घेरे हुआ है, हाईवे पर लगातार किसान पिछले 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ किसान ऐसे हैं कि इन कृषि कानूनों से पहले से भी इस तरह की खेती कर रहे हैं पिछले 2 दशक से फूलों की, जहाँ वो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में इन किसानों को किस तरह का इस खेती में अब इन कानूनों के आने के बाद में फ़ायदा होगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन हम जहां फिलहाल एक खेत में खड़े हैं, ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले का एक फतेहपुर गांव है, जहां ये रजनीगंधा की फसल बोई गई है और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पूरा खेत रजनीगंधा की फसल से लहलहा रहा है। और ये लगातार ये एक किसानों के लिए यहाँ पिछले लंबे 2 दशक से इसी तरह की खेती ज़्यादातर लोग यहाँ करते हैं और इससे एक मोटी कमाई का ये एक जो रजनीगंधा की फसल है उसका एक ये जरिया भी है। बात भी करेंगे किसानों से कि फ़ायदा क्या हो रहा है और इस बिल के आने के बाद में, इस कानून बनने के बाद में और कितना उन्हें फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशमोहन सैनी है जी। यशमोहन जी, आप ये रजनीगंधा की फसल उगा रहे हैं, पिछले कितने दिनों से उगा रहे हैं? मैं अभी पिछले कितने दिनों से उगा रहा हूँ? सालों से। अच्छा, हम देख रहे हैं कि रजनीगंधा अमूमन हर जगह नहीं बोया जाता, हर जगह नहीं मिलता है। परंपरागत खेती को छोड़कर आप जो रजनीगंधा की ये फसल, जो फूलों की फसल है, वो उगा रहे हैं, क्या आपको इससे फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। दुनिया से अलग हटके भी करना चाहिए कुछ। इसमें अब धान और गेहूं की खेती करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? इसमें फूल भी चाहिए सबको, तो फूलों की खेती करता हूँ मैं। मेरे को काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें अब की बार हुआ है, क्योंकि जो छोटे किसान थे वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए। अब कुछ किसानों ने बोया तो अच्छा रेट मिला अब की बार। ये तो रही लॉकडाउन के बीच में जो आपको अवसर मिला, फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अगर कानूनों की बात करें, जिस तरह से अब ये जो कृषि कानून 3 सामने आए हैं, इस बीच में क्या इससे भी कोई आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, इससे फ़ायदा ही हुआ है जी। हमें तो पहले 10% हमें फीस देनी पड़ती थी मंडियों में। अब जैसे हम एक अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ले जाते थे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे 10% देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ रहा। और फिर और वहीं करनाल के गगसीना गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आज सुबह करनाल के गगसीना गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चल गई, जिसमें 2 पक्षों में गोलियां चली और 4 लोग घायल हुए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गगसीना में 2 पक्षों की गोली चलने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी को मर्चरी हाउस में भेज दिया गया है। वहीं करनाल के नागरिक हॉस्पिटल में 4 लोग घायल थे, उनको यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहाँ से उनको पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस ले गई है। फिलहाल 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 4 लोग घायल हैं। करनाल के गगसीना में पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जमीन के विवाद को लेकर यह गोलीबारी चली थी, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। और वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 49 के आईटी स्पेस में 2 कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे और गूगल कार्ड के जरिए अमेरिकी लोगों को शिकार बनाया जाता था। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम की टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से कॉल सेंटर यहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका के लोगों को ग्रांट्स देने का लालच देकर धोखाधड़ी की जाती है। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस सूचना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद टीम बनाकर कार्रवाई की गई।
आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने ऑफिस किराए पर लिया हुआ था और इस कॉल सेंटर को नवंबर 2020 से चलाया जा रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कुछ साल पहले गुरुग्राम के किसी कॉल सेंटर पर नौकरी करते थे और उसी दौरान उन्होंने अपने कॉल सेंटर खोलकर अधिक रुपए कमाने के मकसद से ये काम शुरू कर दिया था। और वहीं फतेहाबाद में 13 साल के बच्चे ने अपनी मां और एक अन्य शख्स पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बच्चे की शिकायत पर मां और तरुण गोयल नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बच्चे की माने तो उसकी मां अपने साथी के साथ मिलकर उसके पिता और उसे प्रताड़ित करती थी। फतेहाबाद के डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने बताया कि मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा भी शिकायत की गई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। महिला बाल विकास अधिकारी की कंप्लेंट पर लड़के ने अपने मां के खिलाफ बयान दिया था। ये वो दुखी करते तंग करते हैं, तो इसका जेजे एक्ट के तहत अभियोग किया गया। अभी इसकी जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कैथल में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक दिन में जिले में 6 नए मरीज सामने आए। कैथल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो कैथल के अंदर 100 की संख्या एक्टिव केसों की पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ बात करें कैथल में मौत के आंकड़े की संख्या, तो 48 की संख्या मौत का आंकड़ा कैथल में पहुंच चुका है। और बात करें टोटल रोगियों की संख्या, तो कैथल में 3672 की संख्या जो टोटल रोगी है पॉजिटिव, उनकी संख्या पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल जो ठीक हुए पॉजिटिव रोगी है आज की डेट में, तो 4 पॉजिटिव रोगी आज ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। उसके साथ साथ बात करें टोटल रोगियों की संख्या जो टोटल आज तक ठीक हो चुके हैं, उनकी 3524 संख्या हो चुकी है। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और शहरवासियों से अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें और भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं सिरसा में लगातार कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। जहां पहले रोजाना 40 से 50 केस यहां पर सामने आते थे, अब सिरसा में रोज केवल 15 से 20 केस ही नए सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सिरसा में 15 नए कोरोना के केस सामने आए, वहीं 42 मरीज ठीक हुए हैं। सिरसा में कोरोना की रफ्तार लगातार घटती जा रही है। जहां पहले 40 से 50 केस रोज नए आते थे, अब केवल 15 से 20 केस 24 घंटे में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 15 नए केस आए और 22 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। यानी सिरसा में अब केवल एक्टिव केस बात करें तो 210 बचे हैं। जहां तक कुल कोरोना संक्रमित संख्या की बात करें तो 7,765 केस अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 7,443 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यानी रिकवरी रेट 95.85 यानी लगभग 96% तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि अब तक सिरसा में मरने वालों की संख्या की बात करें तो 112 है, लेकिन इसके बावजूद जो केसेस कम हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अब जो भी मरीज ओपीडी के लिए आता है उसकी जांच की जाती है, ताकि शीघ्र से शीघ्र ये पता लगाया जा सके, ये ट्रेस किया जा सके कि कम से कम कोरोना संक्रमित आगे फैले। उनका कहना है कि लगातार जिस तरह जो भी पेशेंट ओपीडी में आता है उसकी जाँच की जाती है, ताकि कोरोना का ट्रेस किया जा सके। सिरसा से सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और दादरी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 1425 मामले मिल चुके हैं। 1292 लोग ठीक हो चुके हैं। दादरी में फिलहाल 109 केस एक्टिव। एक और जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी से राहत भरी खबर है। यहां पर रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक की बात करें 1425 मरीज कोरोना संक्रमण के आ चुके हैं, जिनमें से फिलहाल 1292 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें 109 एक्टिव केसेस हैं। 24 लोगों की अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। 2340 सर्विलांस का काम पूरा कर चुके हैं और इसके अलावा 9000 के करीब लोग अब होम क्वारंटीन हैं। साथ ही साथ 7 लोग आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा अभी तक बात की जाए 94,491 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, न केवल
विभाग के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, बल्कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ पुलिस की टीमें भी लगातार लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। श्याम दाम दंड भेद की नीति यहाँ पर अख्तियार की जा रही है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करेंगे भिवानी की, जहां कोविड RT-PCR टेस्ट की लैब स्थापित हो गई है। रोजाना 1000 से ज्यादा कोविड सैंपल यहां पर लिए जा सकेंगे। भिवानी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मोलिकुलर कोविड सैंपलिंग लैब की स्थापना की है। इस सैंपलिंग लैब में RT-PCR सैंपल लिए जाएंगे और रिपोर्ट भी जल्द ही दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक भिवानी की अगर बात करें, भिवानी में सैंपलिंग कर टेस्ट सैंपल न केवल रोहतक PGIMS बल्कि अग्रो मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे, जिस पर अच्छा खासा खर्चा न केवल सरकार व विभाग का आता था, बल्कि रिपोर्ट भी 2-3-4 दिन के बाद मिलती थी। ऐसे में संक्रमण के खतरे ज़्यादा थे। लेकिन अब जिस तरह से RT-PCR लैब की स्थापना भिवानी में की गई है, उससे 1000 से 1200 तक टेस्ट सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट सेम डे दे दी जाएगी। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत की माने तो जल्द से जल्द इस लैब को और विस्तृत किया जाएगा और 2000 से ज़्यादा सैंपल्स की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दिनों जिस तरह स्कूल खोले गए हैं और विद्यार्थियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, उसके लिए भी विभाग पूरी तरह से कृतसंकल्प है। CHC व PHC और इसके अलावा अगर बात करें सामान्य अस्पतालों में भी चिकित्सकों के द्वारा विद्यार्थियों की जांच की जा रही है, क्योंकि बिना जांच के स्कूलों में विद्यार्थियों का जाना पूरी तरह से वर्जित है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं सोनीपत में नगर निगम चुनाव के चलते उपायुक्त ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही सभी थानों में आम लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करने के भी आदेश जारी किए हैं। आदेश में 18 दिसंबर तक आम जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत आम लाइसेंस नहीं जमा करवाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। और वहीं पंचकुला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि सेशन जज वकीलों को तंग करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। प्रदर्शनकारियों की माने तो वकीलों के प्रति सेशन जज का रवैया ठीक नहीं है। बार एसोसिएशन प्रधान सतीश कादियान ने बताया कि कोर्ट के सभी वकील सेशन जज के रवैये से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। और वहीं रेवाड़ी में सड़कों पर सीजन का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। लाइट जलाकर सड़कों पर रेंगते वाहनों के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। कोहरे के साथ साथ बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।